हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस देखिए, आज आपकी 25 दिसंबर है, बट कल 24 दिसंबर को जो आपका एग्जाम था थर्ड शिफ्ट का, हमने एनालिसिस नहीं करवाया था आपको, क्योंकि हमें क्वेश्चंस टाइम से नहीं मिल पाए थे, इस वजह से। तो हम अब आपको 24 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट वाला जो पेपर था इसका एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। और आज आपका 25 दिसंबर है, आज आपका पेपर नहीं है, आज छुट्टी है आपकी। कल से आपका वापस से स्टार्ट है एग्जाम, बैक टू बैक आपका चलेगा, जो कि 30 तक। तो आप देख लीजिएगा इस हिसाब से, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इससे काफ़ी हद तक आइडिया आपका लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के पहले हमने जितने भी पीडीएफ थे अपडेट कर दिए हैं, तो आप जाकर एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर उसकी लिंक डाल दी है, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? नहीं किया है तो टेलीग्राम पर से आपको डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक और 100% रियल जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा। और वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, सो आप सभी के लिए काफ़ी सहूलियत इसमें होगी। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा थर्ड शिफ्ट का, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछिए वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का है ना परस्पर विनिमय होकर नए यौगिक बनते हैं, उनको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है जिस अभिक्रिया में दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों के आदान प्रदान का द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया आमतौर पर विलयन में होती है, और उत्पादों में से एक जो घुलनशील होता है वह अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार श्रृंखला से संबंध बेसिकली होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करें तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन से अलग हो जाता है, और अवक्षेपण अभिक्रिया ये बेसिकली कहलाती है। बेरियम क्लोराइड जो है विलयन और सोडियम सल्फेट के विलयन के बीच की अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट एक अवक्षेपण है के रूप में प्राप्त होता है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण बेसिकली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइज देखिए, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए गाइज, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक के अब तक का इस साल का सबसे बेस्ट ऑफर है ये 28 से 31 दिसंबर के बीच में आपका चलेगा। तो 28 तारीख से ये लाइव हो जाएगा आपके लिए, जो 31 दिसंबर तक आपके लिए ऑफर रहेगा स्पेशल। और अभी तक जिन लोगों ने भी टेस्ट पास प्रो परचेस नहीं किया है या प्लानिंग कर रहे हैं परचेस करने की, तो टेक्स्ट बुक पास जो प्रो है अभी आप इस सेल में अगर लेंगे तो काफ़ी किफ़ायती प्राइस में आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है। अधिक डिस्काउंट के लिए आपको RSD जो कूपन कोड है ये आपको अप्लाई करना है, ताकि सबसे बेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल पाए। इसमें आपको ऑल SSC ऑल रेलवेज एग्जाम का भी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा खासकर ये जो एग्जाम है SSC GD, SSC CGL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, इनका भी आपको एक्सेस इसमें मिलेगा। साथ ही आपकी जो RPF कांस्टेबल की आ रही है उसमें भी, SSC DD में भी, इन पर भी पूरा का पूरा आपको एक अलग से चीज़ें मिलेंगी। सबका एक्सेस आपको मिलेगा, ऑल स्टेट एग्जाम का भी। तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 1 साल या 2 साल का अगर आप लेते हैं तो और भी आपको किफ़ायती प्राइस में ये पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, आप जाकर एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। और ये मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इस साल का एंड ऑफ ईयर ये सेल है, और इससे बढ़िया जो ऑफर है अब तक आपके जो है पास में नहीं आने वाला है, इससे बेस्ट ऑफर। तो आप जरूर से इनरोल इसमें करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए किसका इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने फल मक्खी या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना, इसका यूज़ इन्होंने किया था। तो इसका प्रयोग किया था इन्होंने, याद रखिएगा, अपने जो प्रयोग थे इनमें इस्तेमाल किया था इसका थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए फल मक्खी या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का इस्तेमाल किया था। क्लियर है? तो मॉर्गन ने फल मक्खियों पर किए गए अपने प्रयोगों के जरिए अनुवांशिकी के क्षेत्र में कई अहम खोजें की हैं। मॉर्गन ने पाया कि आंखों का रंग जो है ये एक लिंग संबंधित लक्षण है, और उन्होंने ये बताया कि गुणसूत्र अनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी तार की लंबाई को दो गुना कर दे हो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 गुना जो है उसका प्रतिरोध हो जाएगा। अगर किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है ये 4 गुना हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि लंबाई 2 गुनी करने पर तार का जो अनुप्रस्थ काट है इसका क्षेत्रफल आधा रह जाता है। तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ का नियतांक होता है जो तार की आकृति या साइज पर निर्भर नहीं करता। इसलिए तार की जो लंबाई है दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, और लेकिन प्रतिरोधकता जो है ये अप्रभावित रहेगी। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा,
किस यौगिक में एकल सह संयोजक बंधन होते हैं? तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में होते हैं। ये रहे वे यौगिक जिनमें एकल सह संयोजक बंधन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन होता है आपका जिसको H2, क्लोरीन C12, हाइड्रोजन क्लोराइड CHL, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और आयोडीन ब्रोमाइड तो IBR, है ना। तो ये जो है ये ऐसे बंधन हैं, यानी कि ऐसे यौगिक हैं जिनमें एकल सह संयोजक बंधक होते हैं। आपको याद रखना है एकल सह संयोजक बंधन वाले अणु में दो परमाणु होते हैं जो दो इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। आमतौर पर अगर सह संयोजक यौगिक में सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु होता तो अणु में केवल जो है एकल सह संयोजक बंधन होता, है ना। तो ये इस तरह से है चीजें, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वाद रिसेप्टर्स कौन सा है? स्वाद रिसेप्टर्स आपसे पूछा है तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी, ये जो है स्वाद रिसेप्टर्स हैं। स्वाद रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो 5 मूल स्वादों को पहचान पाते हैं, जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी। स्वाद रिसेप्टर्स जीभ पर और ऊपरी पाचन तंत्र में स्वाद रिसेप्टर जो कोशिकाएं होती हैं इनमें पाए जाते हैं। स्वाद रिसेप्टर्स और स्वाद कलिकाओं के बीच परस्पर क्रिया से ही मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और उमामी जो स्वाद है इसका अनुभव बेसिकली होता है। तो ये जो हमारी जीभ को स्वाद का जो अनुभव होता है ये स्वाद रिसेप्टर्स के कारण ही होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जब विशिष्ट धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु जो ऑक्साइड है या क्या बनते हैं, है ना। तो धातु जो है क्या बनते हैं, ये ऑक्साइड बनते हैं। इसको काट दीजिएगा, हमने आंसर में डाल दिया, माफ चाहिए। जब विशिष्ट धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु क्या बनते हैं, ऑक्साइड बेसिकली ये बनते हैं। याद रखिएगा जब विशिष्ट धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। अधिकांश धातुओं में यह रासायनिक विशेषता होती है कि वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर संबंधित धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन है लंबाई दोगुना करने पर प्रतिरोध दोगुना होता है, क्यों होता है ऐसा? तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए होता है। किसी तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसका जो प्रतिरोध है ये भी दोगुना हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई का के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने अपने अनुप्रयोगों में या अपने परमाणु प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया? रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रयोग में सोने की पन्नी जो है इसका यूज किया था, इसका प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट पे। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा लचीला धातु है और इसे आसानी से बहुत पतली चादरों में पीटा जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में अल्फा कणों का इस्तेमाल किया था। अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? इनका नाम है मनु भाकर, है ना। ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी ये बने हैं, है ना। तो पेरिस 2024 में मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ये भी उपलब्धि है। इसके बाद वहाँ जो है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जो है भले ही स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव नहीं कर सके, लेकिन वह जो है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो चौथे अगर पूछे जाए तो नीरज चोपड़ा रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर जाए तो उसका जो प्रतिरोध है 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि क्योंकि उस समय उसकी जो त्रिज्या है आधी हो जाती है। लेकिन यदि साधारण तरीके से तार की लंबाई को 2 गुना किया जाए, है ना, बिना खींचे, तो उसका जो प्रतिरोध है केवल 2 गुना बढ़ेगा। तो ये आपसे पूछे क्यों आपका होता है? खींचने से उसका जो अनुप्रस्थ काट है ये आधा रह जाता है, इसलिए ये होता है। तो तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका जो प्रतिरोध है 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि खींचने से उसका अनुप्रस्थ काट आधा रह जाता है। वहीं अगर तार की लंबाई को बिना खींचे दुगुना किया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है केवल दुगुना बढ़ता है ना। 4 गुना होने की बजाय फिर वो दुगुना होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। तो अम्ल जो है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का जो स्वाद है कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है जबकि जो क्षार है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल का जो पीएच मान है 7 से कम होता है जबकि क्षार का जो है 7 से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है जब हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है और हर टुकड़ा कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पुनरुद्भवन, है ना। पुनरुद्भवन इसको कहा जाता है जब हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है और हर टुकड़ा कुछ समय के बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है तो उसे पुनरुद्भवन कहा जाता है।
यह एक अलैंगिक जनन की एक विधि है। मुकुलन क्या है, तो हाइड्रा के भीतर, हाइड्रा के जो शरीर है इसकी कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है, जिसे मुकुलन भी कहा जाता है, और ये धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है यह 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, 10 न्यूटन ये बेसिकली हो जाएगा, क्योंकि पता ही है आपको चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी से कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 होता है। तो इस हिसाब से अगर पृथ्वी पर होगा 60 न्यूटन तो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 न्यूटन। नेक्स्ट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको अपघटन या वियोचन रासायनिक अभिक्रिया इसको कहा जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और ये एक थर्मल अपघटन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अपघटन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को निरूपित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच। तो जो सही मिलान वाला है वो आपको पहचानना है। इस हिसाब से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का बिजली घर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, तो इसमें ये आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा, कोशिका का भंडार गृह है ना, भंडार गृह कौन सा है कोशिका का, तो ये कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल काफ़ी इजी है और आप आसानी से बेसिकली इसको जो है ये रिक्तिका हो जाएगा, रिक्तिका है ना। कोशिका का सूचना केंद्र है ना, सूचना केंद्र कौन सा हो जाएगा, ये केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा। दूसरा है ना, और ये चौथा, पांचवा है ये। कोशिका का द्वारपाल कौन सा है, तो ये आपका कोशिका झिल्ली हो जाएगी, कोशिका झिल्ली ये एक वाली। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इस प्रकार वे एटीपी के रूप में कोशिका ऊर्जा जो है इसका उत्पादन करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। रिक्तिका की बात करें, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्लेदार थैली होती है ये रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका के भंडार गृह के रूप में काम करती है ना, क्योंकि वे ऐसे पदार्थों का भंडारण करती है जो कोशिका के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी नहीं होते, जैसे कि पानी, रस, उत्सर्जी उत्पाद और अन्य खनिज। ये सारे जो है कहाँ पर स्टोर होते हैं, रिक्तिका में जाकर ये स्टोर होते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली, माफ कीजिएगा, अगला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। प्रत्येक जीवित कोशिका एक पतली, लोचदार, पारदर्शी, अपारगम्य और पुनर्योजी झिल्ली से ढकी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट केंद्रक है, यह कोशिका का एक विशिष्ट और प्रमुख अंग है जिसमें चयापचय और वंशानुगत संचरण से संबंधित सभी आवश्यक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। करने के लिए सभी आनुवांशिक जानकारी इसके पास में होती है, केंद्रक के पास में। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है आपका इसका, है ना। तो आप एक बार जरूर से इसको देख लीजिएगा, प्लांट सेल का। इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने जाने लायक हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है। तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है ये। न्यूट्रलाइजेशन एक या उदासीनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में समान शक्ति वाले अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ मिलकर लवण और पानी बनाते। इस प्रतिक्रिया में बनने वाला जो लवण है ये उदासीन होता है। न्यूट्रलाइज घोल का पीएच जो है उसमें शामिल एसिड और बेस की ताकत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी आदमी को पृथ्वी पर, देखिए किसी आदमी का पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। इस तरह से ये एक क्वेश्चन और पूछा गया था। तो अगर किसी आदमी का पृथ्वी पर 60 किलोग्राम वजन है तो चंद्रमा पर उसका होगा 10 किलोग्राम वजन, 1/6 आपको पता ये होता है। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका 10 किलोग्राम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का छठा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहा जाता है। इसको घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको कहा जाता है। जब भी ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी रुक जाती है और इस बल का नाम है घर्षण बल, है ना। गाड़ी को ब्रेक से रोकने के लिए घर्षण बल काम करता है, और ये जो बल है वाहन की गति को धीमा करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ब्रेक लगाने पर पहियों पर घर्षण बल लगता है, जिससे वाहन की गति धीमी होती है और अंत में वाहन रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊतक के बारे में पूछा है टिश्यूज से, कि
ऊतक, अब यहाँ कुछ भी क्वेश्चन एग्जैक्ट हो सकता है XYZ। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है ना, होता है जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और एक विशेष काम करती है। तो ऊतक बहुकोशिकीय जीवों के संगठन को बढ़ाकर उनकी कार्य क्षमता में सुधार करता है। ऊतक के अध्ययन को उत्कोलॉजी या ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी इसको कहा जाता है। तो ऊतक शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के शब्द टिश्यू से बना है, जिसका मतलब होता है संरचना या बनावट। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है तो कार्य जो होगा वो क्या होगा? तो शून्य होगा। जो किया गया कार्य है ये शून्य होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है तो कार्य शून्य हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर होती है तो उस पर लगने वाला बल संतुलित होता है। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के मुताबिक हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि दो संख्याओं का अंतर 19 है और योग 55 है, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या जो होगी एक संख्या तो 37 होगी और दूसरी 18 होगी, है ना। ये आप इस तरह से ये क्वेश्चन था मैथ्स का। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट लेवल के, जितने भी हमें मिल पाए थे, हमने लगभग सारे आपको कवर करवाने की कोशिश की है। बाकी गाइज आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपका एग्जाम जिनका भी 26, 27 है ना, 28, 29 और 30 तारीख को, इन 5 दिनों में जिन लोगों का भी एग्जाम है 26, 27, 28, 29 और 30 को, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड किया करें। आपको ये हम नंबर दे रहे हैं 7999087885, है ना। इन नंबर को सेव कर लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चन एटलीस्ट इन नंबर पर जरूर से व्हाट्सअप कर दें। हमने टेलीग्राम पर भी डाल रखे हैं और जैसे एग्जाम छूटता है तो हम तुरंत टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं नंबर, तो आप हमें वहां पर भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। बट आपसे यही कहना चाहेंगे जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर से आप सेंड करिएगा ताकि हम आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन कवर करवा पाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% रियल क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन जरूर से बताइएगा, है ना, ताकि हम आपको 100% एनालिसिस ऑथेंटिक दे पाएँ। क्लियर है। और ये टेक्स्ट बुक की तरफ से स्पेशल ऑफर है 28 से 31 दिसंबर के बीच में ये रहेगा आपके लिए। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं पास प्रो परचेस करने की, उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको प्राइस में छूट आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाए तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है RSD। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इनसे मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी विजिट करके देख लीजिएगा। इसमें ऑल SSC और रेलवेज एग्जाम का आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर से आप कर लीजिएगा। ये कुछ हमारे भी ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज वगैरह हैं। और गाइज ये PDF अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस की, तो PDF के देखिए इससे पहले वाली जो PDF थी हमने अपडेट कर दी एप्लीकेशन पर। स्टडी मटेरियल जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, हमने लिंक डाली है, वहाँ से भी डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही आपको होगा, वहीं पर आपको मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन जो है उसको ऑल पर सेलेक्ट करके ही आप रखें, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।